अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। तो आज हम लोग जो है वो एनएमटी कैट 2026 पोर्शन की जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो है वो हमारे पास अगर डबल हो जाती है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या इफेक्ट जो है वो हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखना है। तो लेट्स बिगिन विद इट्स एक्सप्लेनेशन। अब हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इक्वल होती है mv² ओवर आर के। तो ये हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो रिलेशन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास टेंजेंशनल वेलोसिटी को। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अंदर इसमें इसी टेंजेंशनल वेलोसिटी को डबल करने का कहा हुआ है। तो अगर हम लोग इसी v की जगह पे 2v पुट करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास 4mv² आ जाएगा। तो हमारे पास एफ सी जो नई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी वो इक्वल हो जाएगी 4mv² ओवर आर के। तो ये जो mv² ओवर आर है ये हमारे पास इक्वल होगा एफ सी के। तो इस वजह से हमारे पास नया आने वाला रिलेशन होगा, नई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी हो जाती है, मीन टू से कि इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 4 टाइम्स है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव द जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी जो है किन कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कवर करती है पर नॉन जीरो डिस्टेंस, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास नॉन जीरो हुआ करते हैं। तो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास जीरो हुआ करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है वहाँ पर हमारे पास जो है वो इनिशियल पोजीशन भी सेम होती है और फाइनल पोजीशन भी सेम होती है। तो दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से हमारे पास वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हुआ करती है वो हमारे पास जीरो के इक्वल हुआ करती है। लेकिन पूरे सर्कल के अंदर हमें पता है कि जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास 2πr के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो जीरो होगा, लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो नॉन जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसके एक्सप्लेनेशन भी देखें कि सर्कुलर मोशन के अंदर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, तो दोनों इक्वल होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, जबकि डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 2πr के इक्वल होगा जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो सर्कुलर मोशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और 4 ऑप्शन: इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो बच्चों याद रखें कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो तीनों के तीनों फिनोमेना शो करते हैं। वो इंटरफेरेंस भी शो करती हैं, वो रिफ्लेक्शन भी शो करती हैं, वो डिफ्रैक्शन भी शो करती हैं, लेकिन कभी भी वो पोलराइजेशन का फिनोमेना जो है वो शो नहीं करती। बेसिकली पोलराइजेशन ही एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसकी मदद से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। तो ये जो पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है सिर्फ और सिर्फ जो होता है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो एक्सप्रेस कर रही होती हैं फिनोमेना ऑफ द पोलराइजेशन। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा आ जाएगा कि पोलराइजेशन ही बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और इसी बेस के ऊपर जो है हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है। हमने स्पीड ऑफ साउंड है 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो इसके दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड्स आप उनके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये रिलेशन गिवन है कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होगी अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर टी ओवर एम के। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, जो भी चीज़ें गिवन होती हैं उनके दरमियान हम लोग रिलेशन जो है वो बना लिया करते हैं। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर गिवन है, तो इस फार्मूला के अंदर आपने देखना है कि स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। तो वो स्पीड ऑफ साउंड जो है डायरेक्टली रिलेटेड है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन हो तो हम लोग उनको डिवीजन के अंदर ले जाते हैं। v2 ओवर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 ओवर t1, ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। अगर ये ऑपोजिट होते तो हमारे पास रिलेशन बनना था कि v2 ओवर v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 ओवर अंडर रूट ऑफ t2। मतलब इनवर्स हो तो उनको अपोजिट लिख लिया करते हैं, और अगर डायरेक्ट हो तो उनको आमने सामने लिख लिया करते हैं, जिस तरह से हमारे पास इस रिलेशन के अंदर लिखा गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि हमारे पास अब ये जो v2 है इसको सेपरेट करना हो तो v1 जो होगा वो दूसरी साइड पे, तो v1 हमारे पास
वैल्यू जो हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड है। T1 स्पीड ऑफ साउंड हम लोग एयर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मेजर करते हैं, तो हमने सबसे पहले इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया तो वो 273 केल्विन आ जाता है। इसी तरह से जो T2 की वैल्यू वो हमारे पास 295 केल्विन जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है। तो अब अगर हम लोग इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर होगा वो 345.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा मेथड है कि V2 = V0 + 1/6.2 1T जो है अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास इसकी मदद से जो है वो इसका आंसर निकल आएगा। तो दोनों की मदद से जो है वो इसका आंसर जो होगा वो 345.2 मीटर पर सेकंड में इंटू से कि आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर अल्फा जो होगा वो आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो चैप्टर नंबर 8 के सबसे लास्ट पे जो एप्लीकेशन लिखे हैं पीटीपी की बुक के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली डुप्लर इफेक्ट की ही एप्लीकेशन है। इसी की मदद से जो है वो हम लोग स्पीड गैलेक्सीज जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपल टैंक है 40 वेव्स पास थ्रू करती हैं, टाइम जो है वो उसने 1 सेकंड दिया हुआ है हमारे पास। तो कहते हैं अगर वेवलेंथ जो होगी वो उसकी 5 सेंटीमीटर होगी तो आपने स्पीड ऑफ साउंड है तो वेव 40 वेव्स एन वैल्यू गिवन दी हुई है, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। उसने कहा कि वेवलेंथ जो है लैम्डा की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो उसने स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो हमें बताने को कहा था। तो इसके अंदर ये रिलेशन हम लोग देखते हैं इसका। अब फी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल होता है, हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है n/2 टी के। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 40 है और हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 हर्ट्ज आ जाएगी। वेवलेंथ उसने सेंटीमीटर के अंदर गिवन है, तो हमें ऐसा यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू मीटर के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो हम लोग इसको 5/100 मीटर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 40 इंटू 5/100 आ जाएगा। तो 40 इंटू 5 जो है हमारे पास 200 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 100 जो है आंसर हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीन टू से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रोसेस के अंदर इंटायर ऑफ द हीट सप्लाई टू द गैस इज कन्वर्टेड टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोकोरिक प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे बेसिकली जो डेल्टा वी की वैल्यू होती है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेसेस होते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो है वो प्रोसीड हुआ करते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होने का मतलब ये है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड फाइनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम आर इक्वल टू ईच अदर। तो दोनों वैल्यू जब इक्वल होंगी तो वहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और हमें पता है कि डेल डब्ल्यू जो होता है वो इक्वल होता है पी डेल्टा वी से। जब डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी मीन टू से कि हमारे पास डेल डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा की इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होती है। तो अगर हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी तो पीछे डेल क्यू इक्वल टू डेल यू आ जाएगा। यहाँ पे जो डेल क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास हीट सप्लाइड को, और जो डेल्टा यू है वो हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेसेस, जहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट हुआ करता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होते हैं हमें पता है आइसो मीन सेम है, थर्मल मीन हीट, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अब चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है उसका टेम्परेचर के साथ जो है वो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो होगी वो भी हमारे पास कांस्टेंट ही होगी। तो ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, हम लोग कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आएगी, मीन टू से वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा बन जाएगी। तो राइट ऑप्शन ओवर हियर इज डेल्टा रिमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो है वो हमारे पास 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज इज 1 वोल्ट एंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज 2 मीटर। तो ये हमारे पास अगर हमें पता है फिजिकल टू के जी ओवर आर के इक्वल होता है। मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर दो चीज़ें गिवन हो तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन बना लिया करती है। यहाँ पर वी और आर का रिलेशन गिवन है, तो यहाँ पर देखें ऑपोजिट के अंदर मैंने इनको लिख लिया कि वी डैश ओवर वी इज इक्वल टू आर ओवर आर डैश और वी डैश हमारा यहाँ पर यहाँ जो है वो हमारे पास नया पोटेंशियल और नया जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो है वो पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, आर ओवर आर डैश इंटू वी आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आर इनिशियल आर जो है वो हमारे पास 1 है, जो हमारे पास नया डिस्टेंस है वो 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 1
इनिशियल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो चार्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो फॉर फ्री स्पेस जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 इंटू के ओवर आर स्क्वायर। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर उसकी जो वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन आर जो है तो हम लोग वहाँ पे पुट कर दिया करते हैं, बाकी सारे का सारा वही रिलेशन होता है। तो जो नई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास इक्वल आती है E/एप्सिलॉन आर के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर 1/एप्सिलॉन आर। तो चूंकि यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है कि हमारे पास जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर होता है वो 1/एप्सिलॉन आर इंटू टी बन जाया करता है। तो जो नई इंटेंसिटी होती है वो इतना फैक्टर होती है वो हमारे पास कम होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाने से। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डिक्रीज आ जाएगा। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी। तो हमारे पास जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होती है वो हमें स्पीड क्या करती है, क्योंकि स्पीड ही जो है वो हमारे पास डिस्टेंस इनटू टाइम के इक्वल हुआ करती है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव हुआ करता है। जब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा तो मतलब स्पीड भी जो होती है हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में ही इसकी जो स्लोप होगी। तो हमारे पास कहता है कि स्लोप कैन नेवर बी नेगेटिव, हमारे पास स्लोप है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डी की वैल्यू डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी पॉजिटिव होगी। तो ये हमेशा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर रेंज है वो हाफ बन जाती है। मतलब जो गिवन वैल्यू हमें इक्वल है वो है r इज इक्वल टू r मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। लेट्स नोट व्हाट इट्स सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि जो रेंज होती है वो इक्वल होती है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी के। अगर हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है, जो हमारी वैल्यू से बुक के अंदर उसने 45 थीटा की वैल्यू पुट करके इसको मैक्सिमम किया हुआ है, तो पीछे हमारे पास आर मैक्सिमम बच जाता है जो कि इक्वल होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी के। मीन टू से कि अगर वी नॉट स्क्वायर ओवर जी की जगह पे हम लोग आर मैक्सिमम पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा के। और जो हमें गिवन वैल्यू है वो है आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय 2। तो यहाँ पर आर जो है वो आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा का इक्वल है, और यहाँ पर आर जो है वो आर मैक्सिमम ओवर 2 तो अगर दोनों इक्वेशन को मैं 1 और 2 कह देता हूँ तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वेट करता हूँ तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर आर मैक्सिमम जो है वो आर मैक्सिमम से कैंसिल हो जाएगा। मीन टू से कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 बच जाएगा। और अगर मैं साइन को दूसरी तरफ लेकर जाना चाहूँ तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 30। और यहाँ पर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है, तो ये कितने फार विल इट फॉल इन टाइम टी। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है वी आई टी प्लस हाफ टी टी स्क्वायर के इक्वल होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 है, तो वी आई टी वाला फैक्टर जो होगा वो 0 हो जाएगा, पिच एफ इज इक्वल टू हाफ टी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो जी की वैल्यू पुट करेंगे 9.8, तो हमारे पास एफ की वैल्यू है वो 4.9 टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। मीन टू यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर द न्यूटन साइकिल इज यूनिट ऑफ। तो जो न्यूटन साइकिल है यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन जो था इसके दो राइट ऑप्शन थे हमारे पास। इंशाल्लाह इसके ग्रेस ऑफ मास है वो आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। इम्पल्स होता है वो कि हमारे पास एफ इंटू टी के इक्वल हुआ करता है। तो जो हमारे पास फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन होता है, जो टाइम का यूनिट है वो हमारे पास सेकंड होगा। तो फोर्स इंटू स्पीड है वो भी न्यूटन सेकंड के इक्वल होगी। और मोमेंटम जो कि एम वी के इक्वल होता है, तो मास का यूनिट के जी और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मास पर मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो अगर हम लोग सेकंड से मल्टीप्लाई करें सेकंड से डिवाइड करें तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो ये जो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये हमारे पास न्यूटन के इक्वल आ जाएगा इंटू सेकंड। तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों के लिए इसका यूनिट होगा। तो इसके दोनों ऑप्शन जो थे वो राइट थे। तो आपको जो है इसके इंशाल्लाह ताला जो है वो ग्रेस मार्क्स हैं वो अवार्ड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1.75 मीटर हाइट वेट लिफ्टेड जो है वो रेज करता है वेट जो कि 50 kg है, और अपने सर से ऊपर जो है वो 0.5 मीटर जो है वो रेज करता है। तो उसने वर्किंग जो है वो कितना किया था, हमें पता है एज के इक्वल हुआ करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हाइट जो हमें गिवन है प्लस उसने अपने हेड से ऊपर तक उठाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि लिफ्टेड जो है वो रेज करता है वेट अबाउट हिज हेड, तक टोटल हाइट जो है वो हमारे पास 1.75 प्लस 0.5, तो इसकी जो हाइट होती है वो 2.25 मीटर जो है वो हो जाया करती है।
तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एज, तो इनकी वैल्यूज पुट करें। मैथ में 50 गिवन है, जी की वैल्यू 10 होगी और हाइट की वैल्यू जो है वो 2.25 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 11.5 जूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से कोई भी राइट ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसके भी होप्स हो कि आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ना होने की वजह से कोई भी हम लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटालिक बॉब एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जब उसको रिलीज किया जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन 0.5 मीटर हाई से। तो जब भी पेंडुलम को मूव करवाया जाता है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स मीन पोजीशन, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाया करती है किस चीज़ के अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मीन टू से काइनेटिक एनर्जी मीन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम से ऐसे जोड़ेंगे और काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मैथ जो है वो मैथ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। यहाँ पर हमारे पास जो वी स्क्वायर है वो आ जाएगा इक्वल अंडर रूट ऑफ 2g स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g एच आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, 2g की वैल्यू 10 आ जाएगी, हाइट की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10, तो अंडर रूट ऑफ 10 का जो आंसर आएगा वो हमारे पास 3.16 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेंगे वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमारे पास स्पीड ऑफ कार जो है वो हाफ कर दी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज होती है। तो ये एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि 4 टाइम्स इंक्रीज, 4 टाइम डिक्रीज, 1/4 टाइम्स इंक्रीज, 1/4 टाइम्स डिक्रीज, मतलब इस तरह से। लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर हमें डिक्रीज पहले बता दिया कि होगी डिक्रीज ही डिक्रीज, हमने बताना है कि कितनी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होगी हाफ एम वी स्क्वायर के। तो उसने हमें स्पीड कहा है कि हमने उसको हाफ करना है, तो वी की जगह पे 1/2 वी पुट करते हैं नई काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो हमारे पास 1/2 वी का जब स्क्वायर लेंगे तो 1/4 वी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/4 को अगर हम लोग आउटसाइड ले आए, पीछे हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर वाला रिलेशन बन जाता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। मीन टू से कि नई काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/4 के ई के। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा 1/4 के ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, चैप्टर नंबर 4 पीटीबी पार्ट 1 की बुक है। सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है जहाँ पे वर्क बाय ग्रेविटेशनल फील्ड दिया गया है, उससे नेक्स्ट ये है हमारे पास। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि बाकी तीनों फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स हैं वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल हमारे पीटीबी की बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो उसको एस एच एस पिक किया गया, वहाँ से जिन बच्चों ने जो किए हुए थे न्यूमेरिकल वगैरह उन्होंने एस एच एस ही आंसर को पुट कर सकते थे, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है यहाँ पर हमारे पास नीचे कंजर्व होता है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब एल आई की वैल्यू जो है वो 1 मेगा आई, मतलब इनिशियल आई की वैल्यू प्लस इनिशियल मेगा की वैल्यू इज इक्वल टू जो हमारे पास फाइनल आई इंटू फाइनल ओमेगा आ जाएगा। तो हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो किसी भी राउंड बॉडी के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू एम आई। इधर भी इसी तरह से। अब जब हम लोग आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो उसने कहा है कि जो हमारे पास फाइनल आर है वो हाफ होना चाहिए, तो इसकी जगह पे हम लोग r/2 पुट करेंगे, इंटू मेगा एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/5 से कैंसिल हो जाएगा, m जो है वो m से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो बनेगा r² मेगा आई इज इक्वल टू, जब इधर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास r²/4 इंटू ओमेगा एफ जो है वो आ जाएगा। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और 4 जो है अगर हम लोग इधर लें तो ओमेगा एफ जो है वो हमारे पास 4 ओमेगा आई के जो है वो इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है ओमेगा एफ जो है वो इक्वल है 2π/Tf के, और जो 4 की जगह पे 4 पुट है और ओमेगा आई की वैल्यू 2π/T आई आ जाएगी। तो जो इसी को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, क्योंकि टी एफ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो टी एफ इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास Ti/4 के इक्वल आ जाएगा। तो जो इनिशियल टाइम जिसके अंदर वो सर्कल अपना कंप्लीट करती है रोटेशन, वो 24 आवर्स होता है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियन इज इक्वल टू, तो ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर की तीसरे पेज के ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है, रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, जिसके अंदर ऐसे कोई लॉजिक नहीं है, तो ये हमारे पास फैक्ट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इन ट्रांसमिशन फॉर्म की स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय,
तो पावर कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को टू बूस्ट अप द वोल्टेज टू 100 kV बिफोर इट ट्रांसमिटेड डाउन अ पावर लाइन। तो हम लोग करंट को रिड्यूस करके जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं पावर लॉसेस को इन ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि पी जो होता है वो इक्वल होता है आई के और आर के। तो पी का और आई का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने पावर लॉसेस को कम करना है तो आपको आई को जो है वो कम करना पड़ेगा, और आई को कम करेंगे तो आपके पास है वो पावर लॉसेस है वो कम हो जाएंगे। यानी यहाँ पर बूस्ट द वोल्टेज भी यहाँ पर जो है मतलब इंक्रीजिंग द वोल्टेज से भी जो है वो हमारे पास पावर लॉसेस कम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तो हमारे पास पी और आई का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है करंट को डिक्रीज करने से ही जो है वो आपके पास पावर लॉसेज है वो मिनिमाइज किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ये स्टेटमेंट ऐसे टेस्ट गिवन है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज के इक्वल हुआ करती है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट है, तो इसके अंदर ऐसे टेस्ट कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीआईबी स्टैंड्स फॉर, तो ये पीटीपी जो हमारे पास पंजाब बोर्ड के बच्चे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश है, क्योंकि हमारी बुक के अंदर लाइन गिवन ही नहीं है। लेकिन जो हमारे पास दूसरे प्रोविंसेस हैं वहाँ पे लाइन गिवन है, तो वहाँ से ये पिक किया जाता है क्वेश्चन। तो पीआईबी जो है वो बेसिकली स्टैंड करता है फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये एक फैक्ट है, तो इसको जो है वो हम लोग 4 ही ऑप्शन मार्क करना चाहिए था वहाँ पे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो पीक इनवर्स वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज्ड। तो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर 4 डायोड्स हैं वो यूज़ होते हैं। ये हमारे पास एक फैक्ट है। सिंध वालों की बुक के अंदर लिखा है 2, तो वहाँ पे बेसिकली टैब सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर डायोड्स इस्तेमाल होने चाहिए वो हमारे पास 4 ही हुआ करते हैं बुक के अंदर। ऐसे टेस्ट लाइन गिवन है पीटीबी की बुक के अंदर। तो देखिए आप पीएमसी वाले किस हिसाब से इसके आंसर जो हैं वो आपको अवार्ड करते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इन जनरल पूछा जाए तो आप इसको 4 ही जो है वो मार्क क्या करेंगे, लेकिन टैब का पूछा जाए तो आप उसके लिए आंसर जो है वो 2 मार्क कर देते हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन डेल्टा बनेगी। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द आउटर ऑफ, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो इक्वल होती है 10⁻⁻10 की रेंज के अंदर। तो 10⁻⁻10 वाली जो रेंज होती है वो हमारे पास एक्स रेज की हुआ करती है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एक एक्स रेज की ही होती है। तो हमारे पास एक फैक्ट आएगा, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास एक्स रेज ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फोटॉन्स कैरी द मोस्ट एनर्जी, तो हमें पता है इक्वल टू एच ओवर वेवलेंथ के इक्वल हुआ करता है लैम्डा के इक्वल। और जितने भी हमारे पास विजिबल वेव्स होते हैं वेव के, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो हमारे पास ऊपर से नीचे जो है वो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हुआ करती हैं। वेवलेंथ जो वॉयलेट होगी वो सबसे लो होगी, और हमारे पास जो रेड होगी इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी जो होगी वो हमारे पास ज़्यादा आएगी। उसने पूछा कि इसकी मोस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास वॉयलेट की वेवलेंथ कम होने की वजह से इसकी एनर्जी जो होगी वो हमारे पास वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, जबकि इसकी जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगा वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो हमारे पास जो लाइमन सीरीज होती है वो बिलोंग करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हर्डियन स्पेक्ट्रम से, जो कि हमारे पास जो है फैक्ट है इसके अंदर ऐसे जो हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास लाइमन सीरीज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज इज, तो ये ओरिजिन का डिफरेंस होता है। बेसिकली हमें पता है कि जो एक्स रेज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इमेज ट्रांजिशन से जो है एक्स रेज हैं वो प्रोड्यूस हुआ करती हैं, जबकि गामा रेज होती हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होते हैं उनके डिके से बन रहे होते हैं, या फिर अनस्टेबल एलिमेंट्स के रेडियोएक्टिव डिके से जो है वो बन रहे होते हैं गामा रेज। तो बेसिकली इनका जो ओरिजिन होता है ना वो डिफरेंस होता है, तो ये इनके दरमियान डिफरेंस आया करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रेडिएशन थेरापी को इस्तेमाल करते हुए कैंसर थायराइड को ट्रीट किसके साथ किया जाता है। तो ये हमारी बुक की लाइन है चैप्टर नंबर 20 के 1 के अंदर गिवन है कि आर्डिन 131 को इस्तेमाल किया जाता है तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में आइसोटोप्स लास्ट टॉपिक है, वहाँ पर भी ये लाइन गिवन है कि हमारे पास आयोडीन 131 जो है वो कैंसर थायराइड के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन डेल्टा। इन कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो फॉर कैपेसिटर्स पॉसिबल होता है हमारे पास टू रिगार्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट होती हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो ट्रैवल करके जाएंगी और वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम लोग कहेंगे कि जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं तो ओहम टाइम्स फैराड इज इक्विवेलेंट टू, तो ये चैप्टर नंबर 1 है सेकंड ईयर की बुक का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट जब हमारे पास R इंटू सी टी के इक्वल हुआ करते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो ओहम इंटू फैराड सेकंड के इक्वल आता है। तो इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास साइन वाले यूनिट के इक्वल होगा। मीन टू से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलो वाट आवर को बराबर बताना था। ये भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर एसएचएस वैल्यूज गिवन है। मीन टू से कि आपको जो पीएमसी ने पेपर दिया मोस्टली एवरेज ही पेपर था, ना ही इतना आसान था ना ही इतना मुश्किल था। बुक की लाइन प्लस न्यूमेरिकल प्लस लॉजिकल क्वेश्चन थे थोड़े बहुत, तो ये स्टैंडर्ड पेपर था। ये भी आपके पास है वो एसएचएस बुक की लाइन है कि 1 किलो वाट आवर होता है वो 3.6 मेगा जूल या फिर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक फैक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब भी वायर को कंप्रेस किया जाता है उसका जो रेडियस होता है वो 2r देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो बच्चे क्या कहते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा लेंथी वे के अंदर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है वहाँ पे नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम लोग छोटी सी शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी थी और हमारे पास इसी बी के अंदर इसका जो आंसर है वो निकल आना है। जब भी हम लोग रेडियस को n टाइम्स कर दिया करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है नई रेजिस्टेंस को इक्वल होती है इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n की पावर 4। यहाँ पर n जो है वो इक्वल होगा कि हमने उसका रेडियस कितने टाइम इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अंदर देखें रेडियस को 2 आते हैं तो 2 टाइम इंक्रीज किया है। मीन टू से यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देंगे। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 आएगा। मीन टू से कि आपके पास नई डिस्टेंस आएगी वो 1/16 इंटू आर इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट हम लोग मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस। तो चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स सेकंड ईयर के अंदर यही ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस जो कि हम लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि वो डिवाइसेस जो हम लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाएंगी। तो हमारे पास फिलामेंट बल्ब सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस की गिवन है, क्योंकि इनके अंदर जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस होंगे। लेकिन कॉपर वायर का केस में ग्राफ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हम लॉ को फॉलो करती है। तो कॉपर वायर है वो बेसिकली मेटालिक कंडक्टर है जो कि हम लॉ को फॉलो कर रहा था, जबकि बाकी तमाम की तमाम डिवाइसेज जो हैं वो हम लॉ को फॉलो नहीं करती। इस वजह से हम लोग उनको बोलेंगे वो हमारे पास है वो नॉन ओहमिक डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कॉपर वायर जो है हम लोग उसको राइट ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज। तो ये भी बुक की ही एसएचएस लाइन गिवन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 पीटीबी की बुक है सेकंड ईयर। तो जहाँ पर उसने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का रिलेशन गिवन है वहाँ पे ये बुक की लाइन दी हुई है कि चाहे हम लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से अबव कर लें या फिर बिलो करें, तो हमारे पास वो जो लाइन आती है वो लीनियर आया करती है। तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है मैंने, ये आपके पीटीबी की बुक के अंदर पेज नंबर 39 के ऊपर लिखी है कि चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर विद अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज नियरली लीनियर। ये लीनियर हुआ करती है। ये ऐसे टाइप बुक की लाइन है हमारे पास। हाई टेम्परेचर को अबव करते हैं या फिर लो करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो लीनियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब भी हमारे पास करंट को फ्लो किया जाता है सेम डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वीक रिमेन सेम या फिर इनफाइनाइट। तो ये बेसिकली बायोट्स सवाल क्या है, यानी हम इसको सोल्व करते हैं। अब बच्चों ने यहाँ पर इसको सोल्व किस तरह से किया, बच्चों ने कहा कि ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पेज पर कहीं गिवन है कि जब भी करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पास सेम होती है, तो वहाँ पे दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारे पास वीक हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से और इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ दोनों अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वीक जो है वो राइट ऑप्शन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूछा हुआ है। तो जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिलेट करते हैं हमारे पास कि चार्ज हमारे पास रेस्ट के ऊपर है या मोशन के ऊपर है। तो यहाँ पर तो वो मूव कर रहा है, और दूसरी चीज़ है वो हमारे पास ये डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो अब करंट का मैग्नीट्यूड जो है इस केस में तो सेम ही है।
वो मूव कर रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा। मीन टू से कि उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसकी जो ई की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारे पास सेम ही होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही बनेगी। ये रिमेन सेम रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड का पूछा जाता तो वो वीक होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें वैल्यू रिलेशन गिवन है पी टेल ए कोस थीटा। तो कोस थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो कोस 0 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एज डेफिनेशन दी गई है आपको कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टेप अप स्टेप डाउन करता है इनपुट वोल्टेज को। तो इनपुट वोल्टेज ही आएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेशनरी पावर मैग्नेट है, इसको प्लेस किया जाता है नियर अ कॉइल एट अ रेस्ट। कीवर्ड हियर इज एट रेस्ट। तो नेक्स्ट उसने पूछा है कि गैल्वानोमीटर शो क्या करती है। तो जब चीज़ जो है रेस्ट के ऊपर रखी जाएगी तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो हमारे पास पास करेंगे थ्रू द कॉइल। और कीवर्ड बेसिकली यहाँ पर रेस्ट ही था। जब रेस्ट के ऊपर होता है तो करंट ही शो नहीं फ्लो करता है। तो गैल्वानोमीटर जो है हमारे पास नो करंट फ्लो करते हैं। तो ये हमारे पास इफेक्ट भी है कि जब भी चीज़ रेस्ट के ऊपर होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा, नो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशियली 400 एटम्स हैं तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे आफ्टर 3 हाफ लाइफ। तो केमिस्ट्री के अंदर भी हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पार्ट 1 के अंदर रिलेशन पढ़े हुए हैं। तो इसको आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर आपके पास इनिशियली 400 है तो पहली हाफ लाइफ के बाद वो 200 बच जाएंगे और सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो बचेंगे वो 100 बच जाएंगे और थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो उसकी अमाउंट बचेगी वो हमारे पास है वो 50 बच जाएगी। मीन टू से कि यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन है वो 50 बनेगा। यहाँ इसको फार्मूला के तहत भी सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास इनिशियली एटम्स जो है वो n इक्वल हों और हाफ लाइफ यहाँ पर क्योंकि उसने n इक्वल टू 3 दी हुई है तो अनडिकेड एटम्स को कैलकुलेट करना हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है इनिशियल एटम्स डिवाइड बाय 2 की पावर n। यहाँ पर n जो है वो हमारे पास हाफ लाइफ से इक्वल हुआ करता है। तो हमें इनिशियल आइटम जो है वो 400 गिवन है और n की वैल्यू जो है हमारे पास 3 गिवन है। तो इनके अंदर सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी थी। तो 400 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आंसर जो है वो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 बनेगी। तो यहाँ तक जो है वो आपके 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। इसमें से आपके उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आप लोगों ने गेन किए होंगे। इन क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमें नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।